मैं समझता हूँ कि कोई भी संवैधानिक अगर आप कोई संशोधन चाहते हैं तो ये ऊपर से थोपना नहीं चाहिए। इसके लिए विस्तृत रूप से डिस्कशन होना चाहिए, लोगों की मांग होनी चाहिए, डिफरेंट जो फोरम्स है उस पर बहस हो, पब्लिक में डिबेट हो। संविधान में संशोधन ऊपर राजनीतिक पार्टी जो पावर में है वह अपने सुविधा और असुविधा के देखते हुए संशोधन लाती है। हम समझते हैं बिना इसके वाइड डिस्कशन के हर तबके में हर जगह अगर जब तक नहीं होता है तो यह एक उचित संवैधानिक संशोधन का प्रयास नहीं समझा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव के हाथ में इस तरह का पावर देना कि एडवाइस देके और गवर्नर और राष्ट्रपति किसी को हटा दे, हम समझते हैं कि यह है जुडिशरी के रिव्यू के पावर पर नियंत्रण करना है और एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक्सेसिव पावर देना है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 50 में कहा गया है वह उसके विपरीत के खिलाफ है। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इसी महीने की 20 तारीख को भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पार्लियामेंट के भीतर 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल को लेकर पूरे देश भर में बहुत ही बहस है, चर्चा है कि ये बिल क्या चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके खिलाफ है। हालांकि ये बिल जब लाया गया तो ये बात रखी गई कि जो लोग एक गंभीर अपराध में जिनकी गिरफ्तारी होती है या जिनको डिटेन किया जाता है, 30 दिनों तक डिटेन किया जाएगा या जेल में रखे जाएंगे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा या 30 दिन के बाद 31वें दिन स्वतः अपने पद से मुक्त हो जाएंगे अगर वो 30 दिन तक जेल में रहते हैं। इस बिल को लेकर बहुत चर्चा। हालांकि ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है और अगले सेशन में इस पर फिर से बात होगी। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी। योगेश चंद्र वर्मा जी बार काउंसिल ऑफ बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ बिहार के मेंबर हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो ये बिल लोकसभा में पेश हुआ है गृह मंत्री के द्वारा, 130वां संशोधन बिल है और जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में बिल पेश हुआ है और जिसको लेकर बहुत बहस है और ख़ासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए है। लेकिन सरकार का ये पक्ष है कि वैसे लोग जिनके ऊपर गंभीर अपराध के आरोप लगते हैं, जो 30 दिन तक जेल में रहते हैं या डिटेन किए जाते हैं, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल संविधान के ढांचे में, संविधान के फ्रेम में आप इसको कैसे देखते हैं? हम समझते हैं कि 130वां संविधान में जो संशोधन 20 तारीख को लाया गया है, 15 अगस्त के 5 दिनों के अंदर ही मैं समझता हूँ कि कोई भी संवैधानिक अगर आप कोई संशोधन चाहते हैं तो ये ऊपर से थोपना नहीं चाहिए। इसके लिए विस्तृत रूप से डिस्कशन होना चाहिए, लोगों की मांग होनी चाहिए, डिफरेंट जो फोरम्स है उस पर बहस हो, पब्लिक में डिबेट हो। संविधान में संशोधन ऊपर राजनीतिक पार्टी जो पावर में है वह अपने सुविधा और असुविधा के देखते हुए संशोधन लाती है। हम समझते हैं बिना इसके वाइड डिस्कशन के हर तबके में हर जगह अगर जब तक नहीं होता है तो यह एक उचित संवैधानिक संशोधन का प्रयास नहीं समझा जा सकता है। एक दूसरी चीज़ कि इसमें कहा गया है, इसका जो उद्देश्य है कि लोग संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ के कल्याणकारी और पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करें। एक तरह से कहा गया है, जो ऑब्जेक्ट है कि एज इफ की राजनीति से आप उठिए, यह अपने आप में एक राजनीति है। दुनिया, एरिस्टोटल साहब ने कहा है कि दुनिया में राजनीतिक रूप से कोई तटस्थ नहीं रहता है। अगर वह तटस्थ है, इसका मतलब है कि वह जो वर्तमान व्यवस्था है वह चाहता है कि वह चलता रहे। इसलिए यह भी एक राजनीतिक ही प्रयास है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि
जो फंडामेंट किसी को आप इसमें कहा गया है नैतिकता के मॉरलिटी की बात कही है। हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मॉरलिटी है नैतिकता है वह इसके भी खिलाफ है। इस तरह दोनों तरह के व्यू है। एक तरफ एक सेक्शन का व्यू है कि एक और हमारे प्रधानमंत्री साहब घूम घूम के कह रहे हैं कि एक क्लर्क को डिसमिस हो जाता है, एक फौजदारी मुकदमा होता है और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं। कहने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसमें जो कुछ प्रावधान किया गया है, एक तो बिना कन्विक्शन के जब तक किसी को सज़ा नहीं दी जाती है, सस्पिशन के आधार पर अगर कुछ हिंदुस्तान में कई देखा जाएगा जो बड़े बड़े G2 स्कैम हुआ, कॉमन हुआ, कई तरह के बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, बाद में कुछ नहीं पाया गया। लेकिन उसके आधार पर कोई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वह रिजाइन कर दे तो एक तरह से कहा जा सकता है, तो उसमें एक प्रावधान है कि 30 दिनों तक अगर कोई आदमी ऐसा केस जिसमें 5 साल का की सज़ा हो अगर, तो वैसे आदमी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, कोई पद हो, और नहीं तो प्रेसिडेंट उनको हटाएंगे और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइस पर, यानी इंटायर पावर एक आदमी पर केंद्रित हो जाता है। टेक्निकली वो भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही होगा। लेकिन इसमें तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करते हैं तो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। केवल सस्पिशन पर एक केस आप दायर कर दीजिए, 30 दिन तक किसी कारण से अगर वो जेल में रह जाते हैं तो आपको रिजाइन करना है। तो यह 2-3 ढंग दृष्टिकोण से जो फौजदारी कानून का एक मौलिक चीज़ है कि सस्पिशन पर आधारित चीज़ों को किसी को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। जेल में रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके चलते आप सज़ा दे के किसी इम्पोर्टेंट पद पर जो लोग रहते हैं उनको रिजाइन करना पड़े या हटा दिया जाए, यह बेसिक जो फौजदारी कानून है उसके खिलाफ है। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है, एक प्राइम मिनिस्टर या जो रूलिंग पार्टी अपने सभी विरोधी लोगों को जो आपका अपोजिशन में है उनको चाहे, अगर बहुत कुछ अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, अगर चाहें तो इस पावर कभी तो आया नहीं है, लेकिन इसका संभावना बहुत है दुरुपयोग का ही। और ये फेडरल जो हिंदुस्तान का संविधान का स्ट्रक्चर है यह उसके भी खिलाफ है। हम उस पर बहुत डिटेल्स पर नहीं जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि यह एक या दो आदमी को पावर दे देना कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट, यानी एक केंद्र सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट टाइप की हो जाएगी। जितने आपके साथ नहीं चलने वाले हैं उन सबों के पर किसी तरह का कोई ईडी का किसी तरह का केस, एक केस करा दीजिए, उनसे रिजाइन करा दीजिए, और पूरा एक चीफ मिनिस्टर के, एक मिनिस्टर के हटने से पूरा संतुलन बिगड़ जाता है एक स्टेट का। अभी आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, तो इस जब ये अगर पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो राज्यों के भीतर और जो यूनियन टेरिटरी है, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये पावर देता है कि एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को या उसके चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर में ये उचित कदम लगता है? निश्चित रूप से यह फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, यह जो बिल आ रहा है अगर पास होता है, जबकि एक बात बहुत साफ है कि वर्तमान जो स्थिति है उस पर लगता है कि ये पास नहीं हो पाएगा। किसी भी तरह के संवैधानिक अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, कुछ और फॉर्मेलिटी है। अभी इस तरह किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है कि इसको पास कर सके, एक पहलू है। और दूसरा पहलू जो आपने कहा, 3 इसका पहलू है। एक तो एक एंटी डेमोक्रेटिक एक बिल है, पीपुल द्वारा इलेक्टेड आदमी, डेमोक्रेसी में पीपुल सॉवरेन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की लॉयलिटी, अकाउंटेबिलिटी पीपुल पर होती है। पीपुल इलेक्ट करता है, पीपुल चाहता है कि हम रूल्ड हों, हम अपने रूल्ड हों, अपने ही तरह
एक खास आर्थिक सिस्टम वाले के, एक खास राजनीतिक विचार रखने वालों को। अगर केंद्र में कोई ऐसी सरकार आ जाए तो जो चाहती हो कि साहब ये हमारे खिलाफत करने वाले हैं, तो उसका दुरुपयोग करके उनको हटा सकती है। तो मतलब तो एक जो बेसिक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। तो ये कहें कि अगर ऐसे हम कहें कि ये वोटरों का जो अधिकार है उसके अगेंस्ट चला जाता है क्या? निश्चित रूप से एक राज्य के जो वोटरों का हक है अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने को गवर्न कराने का, वह उसके खलन है, उस पर बाधा देती है, उसके खिलाफ है। इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि यह डेमोक्रेटिक जो नॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मॉरलिटी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल्स है उसके भी खिलाफ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगा, इस पर आप अपनी बात रखिए कि क्या अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो एक तरह से ये जो न्यायपालिका है, जहाँ मामले की जांच परख होती है, जहाँ न्याय होता है, उससे बिल्कुल अलग हटकर जो विधायिका है और जो एग्जीक्यूटिव है, क्या उसको न्याय करने का अधिकार भी देता है क्या? कि वही न्यायपालिका हो जब न्यायपालिका की ज़रूरत हमें ना रहे? देखिए, अभी तो जो जिस ढंग का है, न्यायपालिका को ही संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत कोई भी सब, इवन जो संवैधानिक अमेंडमेंट होता है या कानून बनता है, तो रिव्यू का, उसको एक करेक्टनेस एग्जामिन करने का, वह संविधान सम्मत है कि नहीं, यह लेजिस्लेशन यह जुडिशरी को ही पावर है। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिना जुडिशरी के हेल्प के उनके वो एग्ज़ामिन करें, या एग्जीक्यूटिव भी हो या नहीं हो, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है वह चाहे वह लेजिस्लेचर के पावर, जुडिशरी के पावर को छीने या नहीं छीने, लेकिन टेम्पररी तो ऐसा तो दिख रहा है कि वहाँ जाने से पहले कुछ निर्णय हो रहा है। हाँ, इसके पहले कि कहीं किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस पर कोई डिसीजन हो, एडजुडिकेशन हो, एग्जामिन किया जाए, उसके पहले एग्जीक्यूटिव भी एक निर्णय ले लेगी। यह उस हद तक इस तरह के गंभीर मामलों को जुडिशरी के हाथ में छोड़ना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव के हाथ में इस तरह का पावर देना कि एडवाइस दे के और गवर्नर और राष्ट्रपति किसी को हटा दे, हम समझते हैं कि यह है जुडिशरी के रिव्यू के पावर पर नियंत्रण करना है, और एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक्सेसिव पावर देना है, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 50 में कहा गया है, वह उसके विपरीत है, खिलाफ है। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू भी कर सकता है क्या? निश्चित रूप से इसको चुनौती दी जाएगी, और हम समझते हैं कि जिस तरह की बातें इसमें है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को न केवल पावर है, हम समझते हैं कि शायद, कहना तो अभी मुश्किल है, कि न्यायपालिका इसको कभी भी संविधान सम्मत और उचित नहीं समझेगा, और जो फैसला देना होगा, हो सकता है कि अंततः इसको अल्ट्रा वायरस का है। कई कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये जो राजनीतिक हित साधने के लिए भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जबकि कानून में है कि अगर 30 दिन के बाद उनका पद चला जाएगा, लेकिन अगर जांच के बाद अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो फिर तो कुछ अजीब सी स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी? यह कहना इसका उद्देश्य है कि साहब राजनीति से उठकर आम जनता के और उनके फ़ायदे, पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक के वेलफेयर के लिए और मॉरलिटी का कंसिडरेशन पर यह सब किया जा रहा है। हम समझते हैं कि अपने आप में एक पॉलिटिकल कदम है, पॉलिटिकल मूव है। यह बिल ही एक पॉलिटिकल है, और जो उद्देश्य के लिए कहा जा रहा है वह उद्देश्य शुद्ध रूप से एक राजनीतिक कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आपने अभी देखा हमारे साथ योगेश चंद्र वर्मा जी मौजूद है, और उन्होंने ये जो नया संविधान संशोधन का बिल आया है उसके जो संवैधानिक पहलू हैं, कानूनी पहलू, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। और ये बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के यहाँ है, उस पर लोगों की राय आएगी, फिर वो
पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो अभी लंबा समय है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों से आग्रह है कि आप जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।